नमस्कार दोस्तों आज मैं एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, GS1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। क्वेश्चन में एक नदी का नाम दिया गया है, पूर्णा रिवर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो रिवर है किसकी सहायक रिवर है। सहायक रिवर मतलब ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं उनके नेम दिए गए हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोनार, धसान। ठीक है, तो ये मेजर रिवर हैं और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पूर्णा रिवर इनमें से किस रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और ये आपके गल्फ ऑफ खंबात में जाके मर्ज हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी या जो सहायक रिवर होते हैं उनके नाम बता देता हूँ। जो ताप्ती रिवर है इसके लेफ्ट साइड में आपका पूर्णा रिवर, गिरना, बोरी, पंजरा ये रिवर देखने को मिलते हैं और राइट ट्रिब्यूटरी ताप्ती रिवर के गोमाई, अरुणावती एंड अनेर। राइट, बाकी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, नर्मदा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। पूर्णा रिवर, सोनार रिवर सागर से ओरिजिनेट होती है और ये केन रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। और धसान रिवर ये भी गलत ऑप्शन है, ये बेतवा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को लेकर कुछ बात कही गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कौन सा एक स्टेटमेंट है ये नॉट करेक्ट पूछा गया है, गलत आंसर हमको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई सा एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल। दोस्तों एक करेक्ट बात है, आपको पता भी होगा, मैं बता देता हूँ कि जो हमारी कंट्री है लगभग 6 डिग्री के आसपास में जो लैटिट्यूड देखने को मिलता है, तो वहां पे आपका इक्वेटर पास होता है और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, इक्वेटर से नीचे 23.5 साउथ डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है और इनके बीच का जो एरिया रहता है ये ट्रॉपिक कहलाता है। राइट, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल, तो ये करेक्ट बात है। दूसरा लिखा हुआ है कि द स्टेट कम्स अंडर द मानसून क्लाइमेट, ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश में जो रेनफॉल देखने को मिलता है तो वो मानसून मतलब इधर से होके आता है, बे ऑफ बंगाल के थ्रू और अरेबियन सी के थ्रू जो ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका स्टेट है ये मानसून क्लाइमेट में आता है, ये बात भी सही दी हुई है। थर्ड लिखा है टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। देखिए अभी जो मैं बता रहा था इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, इनके बीच का जो एरिया है ये तो ट्रॉपिक है, लेकिन इसके बाद का जो एरिया होता है ये टेम्परेट एरिया कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, 23.5 नॉर्थ या साउथ के आप और आगे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे 66.5 तक आपको जो टेम्परेट एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और एमपी का जो सदर्न पार्ट है वो आपके ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इन इट्स अ सेंट्रल पार्ट, तो ये अभी मैंने बताया ये मध्य प्रदेश में 14 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। बट सी ऑप्शन गलत है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, ये गलत बात दी हुई है। क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है बीजागढ़ हिल्स इज सिचुएटेड इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये माउंटेन रेंज के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो हिल है बीजागढ़ की, ये जो पहाड़ी है, तो ये किस माउंटेन रेंज के तहत आपको देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, कैमूर रेंज एंड महादेव रेंज। देखिए सतपुड़ा और ये जो महादेव है तो ये तो एक ही हिल है, मतलब जो महादेव रेंज है ये सतपुड़ा रेंज का ही एक पार्ट है और जो बीजागढ़ हिल है ये भी सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो उसी के एक हिल आपको देखने को मिलता है, अखरानी हिल्स, बड़वानी हिल्स, बीजागढ़ हिल्स। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है राजपीपला रेंज में। फिर इसके बाद आपका महादेव रेंज देखने को मिलती है जहाँ पे आपका धूपगढ़ सिचुएटेड है, और सतपुड़ा का जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ जिसको मैकाल रेंज बोलते हैं जहाँ पे अमरकंटक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सतपुड़ा रेंज करेक्ट आंसर है। बीजागढ़ जो हिल्स हैं ये सतपुड़ा रेंज में देखने को मिलती हैं। बाकी विंध्याचल, भांडेर, कैमूर ये इसके ब्रांचेस होते हैं, तो ये यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन फोर्थ की बात कर लेता हूँ।
लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन दी मध्य प्रदेश। यहाँ पे 4 टाइप के फॉरेस्ट के नेम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह का फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। दोस्तों ये करेक्ट बात है, मध्य प्रदेश में आपको एक तो ट्रॉपिकल एरिया है और यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और दोनों टाइप के देखने को मिल जाते हैं, वेट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, और ड्राई भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होता है मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया है सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट, तो ये भी आपका यहाँ पे हिली फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, ह्यूमिड। और थर्ड दिया है थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, तो जो कटीले वन होते हैं ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया हुआ है अल्पाइन फॉरेस्ट, तो अल्पाइन फॉरेस्ट गलत आंसर होता है। अल्पाइन फॉरेस्ट दोस्तों जो हिली एरियाज होते हैं हिमाचल उत्तराखंड इन स्टेट में देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में इस तरह का फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अल्पाइन फॉरेस्ट ये गलत आंसर है। क्वेश्चन 5th की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन 4th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5th की बात करता हूँ, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड एट चचाई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये पावर स्टेशन के नाम है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में चचाई के पास में मतलब जो चचाई जगह है वहां पे कौन सा पावर स्टेशन आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सतपुड़ा पावर स्टेशन, ये गलत बात दी हुई है। सेकंड लिखा है अमरकंटक पावर स्टेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। बाणसागर पावर स्टेशन ये ऑप्शन गलत है, और डी नन ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात कर लेता हूँ, लिखा हुआ है इन द ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में साल 2020-21 में कॉटन प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश की कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट थी जो कि फर्स्ट पोजीशन पे थी, ठीक है, दमोह, खरगोन, मंडला एंड पन्ना। तो यहाँ पे खरगोन ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। खरगोन वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला था 2020-21 का जो डाटा आया था। क्वेश्चन 7 की बात कर लेता हूँ, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू बेसिक रोड स्टैटिक्स 2018-19, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश के रोड से जुड़ा हुआ डाटा दिया हुआ है 2018-19 का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी बात नॉट करेक्ट है, गलत जो ऑप्शन है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज इज मोर देन 8,000 किलोमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवेज इज मोर देन 11,000 किलोमीटर, ठीक है। तो नेशनल हाईवे बोला जा रहा है 8,000 किलोमीटर है लगभग, स्टेट हाईवे 11,000 किलोमीटर है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड्स इज मोर देन 50,000 किलोमीटर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो जिला सड़क है वो उसकी जो लंबाई है वो 50,000 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखा है दिस स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री ऑफ रोड डेंसिटी। बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो रोड की डेंसिटी है या जो सड़क का घनत्व है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों ये बात गलत दी हुई है। एक्चुअली में क्या है, मध्य प्रदेश के बजाय जो यूपी वगैरह है जहाँ पे हाईली डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिलती है तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन एमपी नहीं हो सकता है यहाँ पे रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इनकेस आपको पता नहीं भी है तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 8 की बात कर लेता हूँ, लिखा हुआ है विच पोजिशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। क्वेश्चन 8 में 2021-22 का डाटा देते हुए कहा गया है कि कॉपर प्रोडक्शन इंडिया में जो कॉपर प्रोडक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश उसमें कौन सी पोजीशन रखता है, 4th पोजीशन, 2nd, 1st एंड 3rd। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कॉपर प्रोडक्शन में 1st नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 की बात कर लेता हूं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश फ्लोज इन 3 स्टेट। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी रिवर है जो कि 3 स्टेट से पास होती है, ठीक है, या मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होने वाली ऐसी कौन सी रिवर है जो कि आपको 3 स्टेट में बहते हुए देखने को मिल जाएगी। कैन रिवर, तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैन रिवर यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है, एमपी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, लेकिन ये यूपी में जाके मर्ज हो जाती है, तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड सोनार रिवर, सोनार रिवर दोस्तों मैंने बताया कि आपका
ये बेतवा रिवर में देखने को मिल जाएगी, तो ये भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है। और बेतवा रिवर यमुना रिवर में मर्ज होती है, तो ये भी 2 स्टेट में पास होती है। यहाँ पे माही रिवर करेक्ट ऑप्शन है। माही रिवर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, आपका राजस्थान में भी देखने को मिल जाएगी, और गुजरात में फ्लो करते हुए ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 10 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 10th में जो ब्लैक सॉइल है इसको लेके 4 बातें दी गई हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बात गलत दी हुई है। सबसे पहला लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। तो दोस्तों ये सही बात है, जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्लैक सॉइल है इसे कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं, तो सही बात है। सेकंड लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर वो बहुत हाईली होती है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो ब्लैक सॉइल रहती है इसमें जो पानी को या जो नमी रहती है उसको मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, रिटेंटिव जो प्रॉपर्टी रहती है वो बहुत हाई होती है मॉइस्चर के लिए। तो ये बात सही है, ब्लैक सॉइल में नमी जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट। दोस्तों ये बात गलत लिखी हुई है। जो ब्लैक सॉइल रहती है यहाँ पे सैंड कंटेंट देखने को मिल तो जाएगा लेकिन बहुत हाई नहीं होता है, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन। डी लिखा हुआ है इट्स स्ट्रक्चर इज क्लॉडिश बट ओकेजनली फ्रीएबल। तो ये बात भी सही है कि लिखा हुआ है कि कभी कभी जो मिट्टी रहती है क्लॉडिश रहती है, गठन टाइप की रहती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा भुरभुरी फ्रीएबल तरह से देखने को मिल जाती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो जो इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा, मतलब जो निर्वाचक मंडल रहेगा, उसमें कौन कौन इंक्लूड करा जाता है, कौन कौन शामिल होता है। ए ऑप्शन की बात कर लेता हूं। लिखा है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये बात सही है लेकिन इनकम्प्लीट बात है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। दोस्तों ये सही बात दी हुई है। क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अलावा जो स्टेट असेंबलीज रहती हैं, विधानसभा रहती है, वहां पर भी आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 4th A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो भाग 4th A है, यहाँ पर DPSP राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट के लिए, वो बताए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो प्रोविजन था किस कंट्री से लिया गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, USA, आयरलैंड। दोस्तों ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। आयरलैंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आयरलैंड वो कंट्री है जहां से हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम करा जा रहा था या बनाया जा रहा था, तो वहां से आयरलैंड की कंट्री से ये प्रोविजन लिए गए थे DPSP के, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th A में दिए गए हैं। क्वेश्चन 13 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट रहती है ये किस किस से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट उसमें शामिल होता है और लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर ही टोटल आपका कानून बनाते हैं। तो इसी को पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड करा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 14 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है व्हेन वाज द नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, नाबार्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसको इस्टेब्लिश कब करा गया था। 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1951। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 12 जुलाई 1982। तो दोस्तों ये बात सही है, 12 जुलाई 1982 का टाइम था जब ये जो बैंक थी इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो यहाँ पे 14 का सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 15 की बात कर लेता हूँ।
लिखा हुआ है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फिर से यही पूछा जा रहा है कि इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अप्रैल 1990, ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट दिया हुआ है। जनवरी 1950 तो गलत है। अगस्त 1995 ये भी गलत है। और मई 2005 ये भी गलत है। जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका अप्रैल 1919 में आपको देखने को मिल जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन 16 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1980। 1980 के टाइम पे कितने बैंक जो थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 6 ऑप्शन करेक्ट है। क्या हुआ था, 1964 के टाइम पे 14 जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया था, और फिर दोबारा से 1980 के टाइम पे 6 और बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 17 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd, 44th एंड 86। तो मैं आपको बता दूं कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 2002 के टाइम पे, तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21A के थ्रू। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जो राइट टू एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एक नया आर्टिकल तो ऑलरेडी था कॉन्स्टिट्यूशन में 21, उसमें एक नया भाग जोड़ दिया गया था 21A, और जो राइट टू एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। क्वेश्चन 18 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है आर्टिकल 51A डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड। दोस्तों अब फिर से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल 51A था जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज या जो मूल कर्तव्य हैं वहां की उनकी बात की गई है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अभी करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज या जो मूल कर्तव्य हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में करंट में अभी कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, और आप ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 के टाइम पे, तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी थी एक, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। ठीक है, 51A में, और बाद में फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 2002 के टाइम पे, तो वहां पे एक और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसको ऐड कर दिया गया था। तो अभी करंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 19 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द टर्म सोशलिस्ट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नेम दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो टर्म थी सोशलिस्ट, ये प्रीएम्बल के अंदर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वेश्चन की 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 के टाइम पे, और हमारी जो प्रीएम्बल है तो वहां पे 3 जो शब्द थे, 3 जो टर्म थे ऐड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19 आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये जो टर्म था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये ऐड करे गए थे, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 20 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संविधान जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, किस प्लान के थ्रू उसको क्रिएट करा गया था। क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन एंड नन ऑफ दी अबव। तो कैबिनेट मिशन प्लान था, और ये आपका 24 मार्च 1946 के टाइम पे इंडिया के अंदर आता है, और इसका पर्पस यही था कि जो इंडिया था इसको इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी जाए इंडियन यूनिटी को प्रिजर्व करते हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको क्रिएट करा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 21 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज नियर द गाजा स्ट्रिप। दोस्तों ये गाजा पट्टी की कहानी तो आपको पता ही है, और मतलब न्यूज में ये बहुत ज्यादा रहा, और कभी कभी तो इतना ज्यादा रहा कि जो देश के जो मुद्दे थे न्यूज चैनल वालों ने वो नहीं दिखाए, वो गाजा पट्टी ही दिखाते रहे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो गाजा पट्टी है ये किस समुद्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी वो जगह है, भूमध्य सागर, जहाँ पे ये गाजा पट्टी आपको देखने को मिलती है। इजराइल के अंदर ये जगह है। ठीक है, और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये सब आपको पता होगा। क्वेश्चन
22 की बात कर लेता हूं। यहाँ पे प्लेस और स्टेट के नेम दिए गए हैं, एक तरफ जगह का नाम दिया है और एक तरफ दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ स्टेट दिया हुआ है। चलिए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 22। सबसे पहला यहाँ पे बेलाडीला दिया हुआ है। दोस्तों ये जो बेलाडीला है ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक माइंस है। केंदुझर ये भी एक माइंस है, उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। बालाघाट मध्य प्रदेश में है और कुद्रेमुख ये कर्नाटका के अंदर एक माइंस है जो आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप इस तरह से पूरी मैचिंग करेंगे तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट का सी ऑप्शन है, सेकंड का ए ऑप्शन है। ठीक है, बेलाडीला माइंस छत्तीसगढ़ में है, केंदुझर जो माइंस है उड़ीसा में देखने को मिलेगी, बालाघाट मध्य प्रदेश एंड कुद्रेमुख आपका कर्नाटका। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 23 की बात करता हूं। लिखा हुआ है वेयर इज तातीपाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम तातीपाका है तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में तातीपाका ऑयल रिफाइनरी आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 24 मेक द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो दोस्तों एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व के नेम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट के नेम दिए गए हैं और हमें इनकी करेक्ट मैचिंग करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। मानस जो है वो असम में देखने को मिल जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक आपका मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा एंड शेषाचलम ये जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जब आप इसकी मैचिंग करेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 25 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड हीट रहती है तो इसके लिए पहली सक्सेसफुल कोशिश हुई है, फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप जो अंडरग्राउंड हीट है इसको टैप करने के लिए कहाँ पे ऐसी कोशिश सक्सेसफुल रही है? बॉयसे इडाहो यूएसए ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तेल अवीव इजराइल ये गलत है, दूसरा टोक्यो जापान ये भी गलत है एंड कैनबरा ऑस्ट्रेलिया ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 26 के बारे में बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत का ये जो स्टेट के नेम दिए गए हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड, तो यहाँ पे कौन से स्टेट को मोलासिस बेसिन बोला जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। मिजोरम को मोलासिस बेसिन बोला जाता है। सॉरी, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको मोलासिस बेसिन के बारे में। देखिए क्या होता है, जो मिजोरम है ये पूरा माउंटेनियस एरिया है, आपको यहाँ पे पूरा हिली माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। पैरेलल माउंटेन्स के बीच में जब आपको जो वैलीज देखने को मिलती हैं उसके कारण से इसको मोलासिस बेसिन बोला जाता है। ठीक है, पैरेलल माउंटेन के बीच में कई सारे आपको वैलीज देखने को मिल जाएंगे मिजोरम के अंदर, जिस वजह से जो मिजोरम है इसको मोलासिस बेसिन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 27 के बारे में बात करता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 प्रोसेस के नाम दिए गए हैं तो इनमें कौन सी ऐसी प्रोसेस रहती है जो डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर नहीं आती है? तो सबसे पहले तो डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब आप समझ लीजिए, डायस्ट्रॉफिज्म मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण से जो डिफॉर्मिटी आ जाती है अर्थ क्रस्ट के ऊपर तो उसी को डायस्ट्रॉफिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसे हिंदी में बोलते हैं विरूपण। ठीक है, तो जो डिफॉर्मिटी आ जाती है अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट रीजन के कारण तो इसको डायस्ट्रॉफिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 प्रोसेस के नेम दिए गए हैं तो इनमें कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो डायस्ट्रॉफिज्म में नहीं आती है? ठीक है, तो ओरोजेनिक। दोस्तों ओरोजेनिक तो माउंटेन जो फॉर्मेशन होते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में जब फोल्ड होने लगते हैं तो जिसके कारण माउंटेन फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये डायस्ट्रॉफिज्म में ही आती है। ठीक है, हेट्रोजेनिक दोस्तों यहाँ पे ये बात नहीं है, गलत दी हुई है। थर्ड लिखा है अर्थक्वेक। ठीक है, तो डायस्ट्रॉफिज्म अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिस्टरबेंस हो रहा है तो यहाँ पे ये भी सही दिया हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं मूवमेंट करते हैं और इसके कारण वेरियस कंडीशन देखने को मिलती हैं, आपके अर्थक्वेक आ जाते हैं और भी डिफरेंट तरह की जो कंडीशन रहती हैं। तो जो प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थक्वेक और ओरोजेनिक, यहाँ पे ये सारी बातें सही दी हुई हैं, बट जो हेट्रोजेनिक कंडीशन है ये डायस्ट्रॉफिज्म से जुड़ी हुई नहीं है।
क्वेश्चन 28 की बात कर लेता हूं। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यदि हाईएस्ट से लोएस्ट लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट का ये जो ऑर्डर दिया हुआ है करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा केरला में है, फिर मिजोरम में है, इसके बाद आपका गोवा में देखने को मिल जाता है और फिर आपका त्रिपुरा में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और जो कमीशन ने आंसर शीट जारी करी है, ठीक है, तो उसमें ए ऑप्शन को करेक्ट माना गया है, लेकिन दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसको क्वेश्चन को ये गलत आंसर दिया हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिल जाएगा, फिर मिजोरम, फिर गोवा एंड फाइनली आपका त्रिपुरा में करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होता है यहाँ पे। क्वेश्चन 29 के बारे में बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज नोन फॉर ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर रहती है जहां पे क्लाइमेट और वेदर के जो भी डिफरेंट टाइप के चेंजेस रहते हैं, वेदर से जुड़े हुए जो फिनोमेना देखने को मिलते हैं, तो कौन सी लेयर में देखने को मिलते हैं? थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो जो सबसे पहली लेयर रहती है ट्रोपोस्फेयर, जैसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे वेदर के जो भी पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि बारिश होना, ओले गिरना, या जो भी डिफरेंट तरह के जो वेदर फिनोमेना है वो फर्स्ट लेयर में देखने को मिलते हैं। इसी कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एरोप्लेन रहते हैं वो सेकंड लेयर में क्यों उड़ाया जाता है, तो उसका रीजन यही है कि जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे आपको वेदर फिनोमेना देखने को मिल जाते हैं। सेकंड जो लेयर रहती है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 30 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द त्रियंबक हिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो 4 रिवर के नेम दिए गए हैं और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे एक हिल है त्रियंबक हिल, तो बोला जा रहा है कि यहाँ से कौन सी रिवर जो है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ से कौन सी ऐसी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है शैतुरंजी रिवर। दोस्तों ये तो गलत बात दी हुई है, शैतुरंजी रिवर गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, भद्रा रिवर ये कर्नाटका में ओरिजिनेट होता है। इसके बाद धाधर रिवर ये फिर से गुजरात में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है बैतरना रिवर। बैतरना रिवर जो महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के त्रियंबक हिल से ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन 31 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा एंड अमेजॉन आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स का किस तरह का एग्जाम्पल है? C2B, C2C, B2C एंड B2B। दोस्तों तो जो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये B2B भी करते हैं, B2C भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो कमीशन है उसने इसको B2B करेक्ट माना है, बट B2C भी सही होता है एज आई बिलीव, और ये सच्चाई भी है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 के बारे में बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी रहती है तो इसमें जो फायरवॉल रहता है इसका क्या यूज रहता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लिखा हुआ है टू अलाउ अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ए नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों ये बात गलत दी हुई है कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड जो नेटवर्क रहता है वहां पे ये अलाउ करता है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस को, तो ये गलत बात दी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है टू ब्लॉक ऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात सही दी हुई है, जो फायरवॉल रहती है किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में अनऑथोराइज जो एक्सेस होने वाली रहती है, तो ये क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन लिखा है टू क्रिएट ए बैकअप ऑफ नेटवर्क डाटा, तो ये गलत है। और नन ऑफ दी अबव ये भी गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 33 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के अटैक्स के नेम दिए हैं ये सारे साइबर अटैक हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा साइबर अटैक रहता है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील करा जाता है और आपके साथ जो यूजर्स रहता है उसको ट्रिक किया जाता है ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बता दे, उसके साथ छल करा जाता है। तो इस तरह का अटैक कौन सा रहता है? तो यहाँ पे 4 साइबर अटैक के नेम दिए गए हैं। फिशिंग अटैक, SQL इंजेक्शन अटैक, DOS अटैक एंड नन ऑफ दी अबव।
तो दोस्तों यहाँ पे फिशिंग जो अटैक रहता है तो इसमें यूजर के साथ धोखा करा जाता है और उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के उससे कोशिश की जाती है, वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बता दे तो उसे फर्जी ईमेल मैसेज, ठीक है, इस तरह की कोशिशें की जाती हैं फिशिंग अटैक में। दूसरा जो रहता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये जो एसक्यूएल जो इंजेक्शन अटैक रहता है तो इसमें डाटाबेस की हैकिंग करी जाती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जाती, तो ये ठीक है एक साइबर अटैक है, लेकिन यहाँ पे गलत ऑप्शन है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तो ये बात भी गलत दी हुई है, और डी नन ऑफ दी अबव ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 34 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है ब्लैंक इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ मैसेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो मैसेज सोर्स है वहां पे कुछ सिंबल्स का यूज करा गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी कौन सी एक प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू ये जो सिंबल्स रहते हैं, ठीक है, जो कि इनकोडेड फॉर्म में रहते हैं, तो इनको इंटरप्रेट करा जाता है, मतलब उनका व्याख्या करी जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको डिकोडिंग बोला जाता है, ठीक है। लिसनिंग, डिकोडिंग, इनकोडिंग, लिसनिंग, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट करेक्ट ऑप्शन है आपका डिकोडिंग। क्वेश्चन 35 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। यहाँ पे क्वेश्चन 35 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड याहू, ठीक है। तो क्वेश्चन में बात करी गई है कि वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है वो वेब ब्राउजर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चौथा है वो सर्च इंजन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। याहू एक वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जब मैन्युफैक्चर्ड होते थे तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस समय यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, VLSI, ट्रांजिस्टर एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर उस समय यूज किए जाते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। क्वेश्चन 37 की बात करूंगा। लिखा हुआ है चैट जीपीटी वाज डेवलप्ड बाय। ये जो चैट जीपीटी है दोस्तों ये एक ओपन एआई के ऊपर बेस्ड एक चैटबॉट है और नवंबर 2022 में इसको डेवलप किया गया था, उस समय से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चैट जीपीटी किसने डेवलप करा है? तो ये ओपन एआई ने इसको डेवलप करा है और एक चैटबॉट है। क्वेश्चन 38 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो यहाँ पे ये जो नाम दिए गए हैं ये सारे आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, लेकिन बोला जा रहा है इनमें से ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा नहीं है, ठीक है। जो प्रोक्योरमेंट रहता है, भंडारण जो करा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोक्योरमेंट की बात नहीं करता है? एमपी टेंडर सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है GEM, ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट जो प्लेस होते हैं तो यहाँ पे ही प्रोक्योरमेंट करा जाता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है MP ऑनलाइन। दोस्तों ये गलत बात दी हुई है। जो MP ऑनलाइन रहता है ये एक पोर्टल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिस तरह से जैसे सरकारी नौकरी हो गई, कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई रिजल्ट देखना है, इस तरह के पर्पस के लिए MP ऑनलाइन यूज करा जाता है। ये प्रोक्योरमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है MPLUN, ठीक है, तो LUN लघु उद्योग निगम, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ही प्रोक्योरमेंट की बात करी जाती है। लेकिन जो MP ऑनलाइन है यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप है जहां पे टेलीफोन लाइन यूज करी जाती है? DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो DSL है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये वो कंडीशन रहती है, ये वो इंटरनेट कनेक्शन का तरीका होता है जहां पर टेलीफोन लाइन का यूज करा जाता है, ठीक है। बाकी केबल यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है। फाइबर ऑप्टिक्स में आपको लाइट का यूज करा जाता है और सैटेलाइट ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइब लाइन वो इंटरनेट कनेक्शन का तरीका होता है जहां पर टेलीफोन लाइन यूज करी जाती है।
क्वेश्चन 40 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ई कॉमर्स को लेकर कुछ बात करी गई है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ई कॉमर्स का एक एडवांटेज है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। दोस्तों ये सही बात है, कोई भी जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म रहते हैं ये 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, तो सही बात है। सेकंड लिखा हुआ है लिमिटेड रीच, तो ये गलत बात दी हुई है, ई कॉमर्स की लिमिटेड रीच नहीं होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया है इनएबिलिटी टू पर्सनलाइज द शॉपिंग एक्सपीरियंस, तो ये बात भी गलत दी हुई है। जो ई कॉमर्स रहता है तो यहाँ पे जो पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस रहता है, मतलब कोई भी पर्सन है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इनएबिलिटी टू पर्सनलाइज शॉपिंग एंड फॉर शॉपिंग एक्सपीरियंस, तो ये भी गलत दिया हुआ है। हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, दोस्तों कोई भी जो ई कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वो तो ऑनलाइन रन हो रहा है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। पहला ऑप्शन सही है एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। क्वेश्चन 41 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है भीमा नायक वॉज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट। बोला जा रहा है कि जो भीमा नायक था एक ट्राइबल हीरो था, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये किस प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मंडला, बड़वानी, किशनगढ़ एंड मुड़ियाडो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बड़वानी वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से भीमा नायक आपके बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 42 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है व्हेन डिड ट्राइबल लीडर्स सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ज्वाइन द एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है जनजाति के 2 नेता थे, एक का नाम था रघुनाथ सिंह मंडलोई और सीताराम कंवर। तो बोला जा रहा है कि जो एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हो रहा था, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट में हमारी कंट्री के अंदर जब रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो ये किस रिवॉल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, उनका टाइम पीरियड क्या था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1842 AD, 1857 AD, 1927 AD एंड 1942 AD। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये करेक्ट ऑप्शन 1857 का जो टाइम पीरियड था, तो वहां पे ये जो जनजाति लीडर थे रघुनाथ सिंह मंडलोई और सीताराम कंवर, ये देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 43 की बात करता हूँ। लिखा हुआ है विच फोक डांस इज प्रिविलेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली इन द रीजनल एरिया ऑफ सागर। ठीक है, तो बोला जा रहा है सागर का जो रीजनल एरिया है वहां पे फोक डांस जो लोक नृत्य है वो कौन सा देखने को मिल जाता है। मौनी डांस, मंडालिया डांस, फेफरिया डांस एंड डंडा डांस। दोस्तों मंडलिया, फेफरिया, डंडा ये सब आपको निमाड़ एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन जो मौनी डांस है ये सागर का जो रीजनल एरिया है वहां पे ये फोक डांस आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 44 की बात करते हैं। लिखा है विच अदर नेम वॉज द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि चित्रकूट जो एक धार्मिक स्थल है इसको किस दूसरे नाम से भी पहचाना जाएगा या जाता है। तो यहाँ पे जगतपुरी, रामसिया, ब्रह्मपुरी एंड कांकड़ा है सॉरी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है ब्रह्मपुरी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 45 की बात करता हूं। लिखा हुआ है हुज फेमस लिटरेरी वर्क इज मुकुल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं और बोला जा रहा है जो लिटरेरी वर्क मुकुल था ये किसका काम था, मतलब किसने ये साहित्य लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे एंड सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान वो पर्सनैलिटी थी, वो लेडी थी जिन्होंने ये लिटरेरी वर्क मुकुल को कंपाइल करा था, तैयार करा था। ठीक है, क्वेश्चन 46 की बात करता हूं। लिखा हुआ है वेयर इज हिस्टोरिकल मतंगेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो मतंगेश्वर टेम्पल है कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये खजुराहो में है, बड़ा ही फेमस टेम्पल है, देखा हुआ है मैंने। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 47 की बात करता हूं। लिखा हुआ है नोहाडोरा ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो दीवार पर मिट्टी से कुछ डिजाइन बनाती है जिसे नोहाडोरा बोला जाता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं कौन सी ऐसी ट्राइब है, ठीक है, जो क्या करती है नोहाडोरा ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, एक तरह का अलंकरण रहता है, डिजाइन रहती है जो कि मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं दीवार के ऊपर बनाई जाती है। तो ऐसा कौन सी ट्राइब करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भील, कोरकू, सहरिया या गोंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। गोंड ट्राइब में ये जो नोहाडोरा ऑर्नामेंटेशन, ये जो डिजाइन रहती है दीवार के ऊपर मिट्टी से, ये बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हुज फेमस वर्क इज रामचंद्रिका। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो रामचंद्रिका है
ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्माकर, भूषण, केशवदास एंड भवभूति। तो यहाँ पे केशवदास वो पर्सन है जिनके द्वारा ये जो रामचंद्रिका है ये लिखी गई थी। क्वेश्चन 49 लिखा है व्हेन डिड दी थोना लोहरी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ नेवारी डिस्ट्रिक्ट टेक प्लेस इन द फ्रीडम मूवमेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेवारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे ये जो थोना लोहारी फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, गोलीकांड हुआ था, तो ये किस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1922, 1931, 1939 एंड 1942। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1939 है। 1939 के टाइम पे नेवारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फायरिंग इंसिडेंट थोना लोहारी देखने को मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 लिखा हुआ है ऑन हुम डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट 2 काव्यास प्राणार्पण एंड आत्मोत्सर्ग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने 2 काव्य लिखे प्राणार्पण एंड आत्मोत्सर्ग। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये किन के ऊपर इन्होंने ये लिखे थे? ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ए ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद बी ऑप्शन है, प्रभाकर माचवे सी एंड माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन गणेश शंकर विद्यार्थी है। दोस्तों अभी 50 क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं जल्दी ही डिस्कस करूंगा एक दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।